हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था, जिसको आप टीन एज कहते हो। ठीक है, जो 13 से 19 तक चलती है आपकी। तो इस चैप्टर में हम कौन सी एज के बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे टीन एज के बारे में, यानी कि एडोलेसेंस के बारे में। और हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं बच्चों में इस एज में। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। In the previous chapter you have learned how animals reproduce। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि एनिमल्स जो हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस यानी कि अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। It is only after growing up to a certain age that human being and many other animals can reproduce। तो एक एज होती है, एक पर्टिकुलर एज पर पहुंचने के बाद ही कोई एनिमल या दूसरी कोई ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज? तो ऐसा क्यों है कि ह्यूमंस या फिर कोई और दूसरा एनिमल जो है एक एज पर पहुंचने के बाद ही वो अपनी जैसी नई संतानों को उत्पन्न कर सकते हैं। In this chapter, you will learn about changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इस एक पर्टिकुलर एज में पहुंचने के बाद आखिर ऐसे क्या क्या चेंजेस होते हैं ह्यूमन की बॉडी में, किसी इंसान के शरीर में, जो एक इंसान रिप्रोडक्शन के कैपेबल रिप्रोडक्शन उसके बाद कर सकता है, यानी कि उस एज पे पहुंचने के बाद वो अपनी संतान को उत्पन्न कर सकता है। आखिर ऐसे क्या क्या चेंजेस होते हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो चैप्टर 9 में हमने क्या क्या पढ़ा था? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ा था। मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी पढ़े थे, साथ में हमने फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी पढ़े थे, यानी कि लैंगिक अंग। ठीक है, here we shall discuss the role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हार्मोन्स का क्या रोल होता है किसी बच्चे में, ये सारे जो चेंजेस होते हैं और या रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनको मैच्योर करने में। नेक्स्ट, एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, किशोरावस्था और यौवनारंभ। बूझो हैज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। तो बूझो अपना 12वां बर्थडे मना रहा है। आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, बूझो एंड पहेली बिगन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। तो जब उनके फ्रेंड्स गए, बूझो और पहेली अपने पेरेंट्स यानी कि माता पिता के साथ बात करने लगे। पहेली स्टडीज इन ऑल गर्ल्स स्कूल। तो पहेली कहाँ पढ़ती है? जहाँ पे लड़कियां पढ़ती है ना, और ऐसे स्कूल में जाती है। शी स्टार्टेड लाफिंग, अब वो हंसने लग जाती है। शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बूझो स्कूल friends whom she met after a year had suddenly shot up in height। तो उसको याद आता है या वो देखती है कि बूझो के जो स्कूल के फ्रेंड है जिनको वो काफी टाइम से मिल रही है, जिनसे उनकी हाइट तो एकदम से बढ़ गई है। सम ऑफ देम were looking very funny with a hairy line above their lips। और कुछ तो बड़े अजीब से दिख रहे थे क्योंकि उनके जो लिप्स हैं, जो होंठ हैं, उनके ऊपर कुछ बाल आ गए थे। Her mother explained that the boys had grown up। और उसकी मम्मी ने बताया, पहेली की मम्मी ने, कि बेटा अब वो बच्चे बड़े हो गए हैं। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। तो बच्चा जब से जन्म लेता है तब से उसकी वृद्धि, उसके शरीर की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। But upon crossing the age of 10 or 11, there is a sudden spurt in growth which becomes noticeable। लेकिन 10 से 11 वर्ष की आयु में जब बच्चा पहुंचता है तो उसकी जो वृद्धि होती है इतनी तेजी से बढ़ती है कि उसको आसानी से हम नोटिस कर सकते हैं। The changes taking place in the body are part of growing up। तो हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो किसके भाग हैं? हमारी वृद्धि के ही भाग हैं। हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम ग्रो कर रहे हैं। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन अडल्ट। तो वो हमें ये बताते हैं कि अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप अडल्ट बनने वाले, अडल्ट का मतलब वयस्क बनने वाले हो। आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। तो बूझो कहता है कि ये जो पीरियड है जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं यानी कि एडोलेसेंस, वो कब तक रहता है हमारी बॉडी में। तो पहेली कहती है, इट इज अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नॉर एन अडल्ट। तो पहेली कहती कि ये जो किशोरावस्था है, जो एडोलेसेंस है, वो बड़ी अजीब सी अवस्था होती है क्योंकि इसमें आप ना तो बच्चे होते हैं ना बड़े होते हैं। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड हैड अ स्पेशल नेम। कहती कि मैं सोचती हूँ या मुझे लगता है कि ये जो स्टेज है
बचपन और अडल्टहुड के बीच की जो स्टेज है उसको कुछ नाम देते होंगे, तो क्या नाम देते हैं इसको? एडोलेसेंस नाम देते हैं, ठीक है। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, तो बढ़ना क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, आप बढ़ते रहते हो, जन्म से लेके मृत्यु तक आप में क्या होती है? वृद्धि होती रहती है, मेच्योरिटी यानी कि जब तक आपके पूरे अंग विकसित नहीं हो जाते, मेच्योर नहीं हो जाते, तब तक आप ग्रो करते रहते हो, ठीक है, और आपका डेवलपमेंट जो है वो होता रहता है कंटिन्यू। The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. तो जीवन की वह अवस्था जिसमें क्या होता है? When the body undergoes changes, जिसमें हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, साथ में हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें भी परिवर्तन होते हैं और हम प्रजनन के योग्य हो जाते हैं, यानी कि हम इस लायक हो जाते हैं कि अब हम अपने जैसी नई संतति यानी कि अपनी नई संतति को उत्पन्न कर सके, तो उस अवस्था को हम कहते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस वो स्टेज होती है जब आप रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हो, जब आप मैच्योर हो जाते हो रिप्रोडक्शन के, यानी कि जब आपकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं और आप अब मैच्योर रिप्रोडक्शन के लिए यानी कि अपनी जैसी संतान या अपनी जैसी प्रतिलिपि को उत्पन्न या विकसित करने के लिए आप अब समर्थ हो। Adolescence begin around the age of 11, last up to 18 और 19 years age। तो आप जो adolescence है वो 11 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है और लगभग 18 और 19 वर्ष तक चलता है। Since this period covers the teens, इसलिए इस पीरियड ये जो पीरियड है ना इसमें बहुत टीन्स आते हैं, जैसे 13 और 14, 15, 16, 18, 19 है ना, तो इस एज को हम टीनेज भी कहते हैं और ये एज जो होती है टीनेजर्स कहलाती है, और जो इस एज वाले होते हैं ना उनको क्या कहते हैं? टीनेजर्स कहते हैं। अडोलेसेंट यानी कि जो किशोर होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम टीनेजर्स कहते हैं। और ये एज क्या कहलाती है? टीन एज कहलाती है, टीन्स कहते हैं। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज, तो कह रहे हैं इसमें कि जो लड़कियों में किशोरावस्था लड़कों से पहले शुरू हो जाती है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और इसमें ये भी बताया गया है कि जो एडोलेसेंस शुरू होने का जो समय है वो हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ह्यूमन बॉडी यानी कि इंसान का शरीर जो होता है जब वो इस अवस्था में प्रवेश करता है, एडोलेसेंस वाली अवस्था में प्रवेश करता है, तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। These changes mark the onset of puberty, तो ये परिवर्तन क्या दिखाते हैं? कि यौवनारंभ शुरू हो गया है। The most important change which mark puberty is that boys and girls become capable of reproduction। तो सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है कि इस एज में क्या होता है? अब जो बच्चे लड़के और लड़कियां हैं वो किसके कैपेबल हो गई है? वो अब प्रजनन करने योग्य हो गई हैं। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और प्यूबर्टी यानी कि यौवनारंभ जो होता है या यौवन अवस्था जो होती है वो कब समाप्त हो जाती है? जब किसी लड़के या फिर लड़की के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं वो हमने कल अच्छे से पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में। पहेली एंड बूझो realize that sudden increase in height and hairy line above the lips in boys were signs of adolescence। अब पहेली और बूझो को समझ आ गया कि जल्दी जल्दी हाइट बढ़ना और लिप्स के ऊपर हेयर आ जाना यानी कि मूछें आ जाना वो क्या दिखाती है कि ये बच्चा जो है वो क्या है? टीनेजर है, यानी कि एडोलेसेंस एज स्टेज में वो प्रवेश कर चुका है। दे वांटेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एट प्यूबर्टी, ठीक है, एक दो चेंजेस उन्होंने पढ़े कि हाइट जल्दी जल्दी बढ़ती है और साथ में मूछें भी आ जाती है ना। अब वो और भी क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सब पढ़ना चाह रहे हैं। तो अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे चेंजेस एट प्यूबर्टी, यानी कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं यौवनारंभ में बच्चों के शरीर में। The most conspicuous change during puberty is the sudden increase in height। तो सबसे बड़ा चेंज क्या होता है या सबसे जो हम जिसको हम इजीली देख सकते हैं
वो क्या होता है आपकी हाइट का बढ़ना, क्योंकि हाइट इतनी जल्दी बढ़ती है कि हम इसको आसानी से देख सकते हैं। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स इलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। तो एडोलेसेंस जो एज स्टेज है इसमें क्या होता है, जो लंबी हड्डियां होती हैं जैसे कि हमारे हाथ की हड्डियां और हमारे पैरों की टांगों की हड्डियां वो जल्दी जल्दी बढ़ती है और जिससे जो व्यक्ति होता है वो लंबा होता है, जल्दी जल्दी लंबा होता है। तो एक्टिविटी आपकी हाइट मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है, तो होता क्या है, गर्ल्स जो होती है ग्रो फास्टर देन बॉयज बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। तो होता क्या है, लड़कियां जो होती है उनकी हाइट लड़कों की कंपैरिजन में जल्दी जल्दी बढ़ती है, लेकिन 18 वर्ष में पहुंचने तक दोनों की हाइट अपनी मैक्सिमम दोनों की हाइट जो होती है मैक्सिमम बढ़ जाती है, यानी कि जितनी उनकी हाइट बढ़नी होती है उतनी वो बढ़ जाती है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल। हाइट का बढ़ना वो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन। कुछ होता है कि जैसे यौनावरण शुरू होता है जल्दी जल्दी उनकी हाइट बढ़ती है, वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली। जबकि कुछ जो होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। आपने भी देखा होगा ना कि कुछ बच्चे तो बड़ी जल्दी उनकी हाइट बढ़ जाती है लेकिन कुछ धीरे धीरे बढ़ते हैं। आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। तो कह रही है पहेली कि मुझे बड़ी अब परेशानी हो रही है क्योंकि जो मेरा शरीर है वो तो जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, यानी कि लंबी हो रही हूँ मैं, लेकिन मेरा फेस जो है वो तो छोटा ही है मेरे बॉडी की कंपैरिजन में। देयर इज नो नीड फॉर पहेली टू वरी। पहेली को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। हमारे शरीर के जितने भी भाग होते हैं वो समान दर से नहीं बढ़ते हैं। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलेसेंट लुक ओवरसाइज्ड एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी। तो एडोलेसेंस एक ऐसी एज होती है जिसमें हमने पढ़ा कि जो एडोलेसेंट यानी कि जो किशोर होते हैं उनकी हाइट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है और कुछ बॉडी पार्ट्स जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। तो पहेली बड़ी परेशान हो गई थी, लेकिन उसको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस एज में ऐसा होता है कि जैसे आर्म्स है, लेग्स है और हाथ जो है, पैर जो हैं वो जल्दी बढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी के कंपैरिजन में बहुत छोटे या बहुत बड़े हो गए हैं। बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन प्रोपोर्शनेट बॉडी। फिर जल्दी क्या होता है, दूसरे पार्ट भी हमारे ईजिली धीरे धीरे बढ़ जाते हैं और इस तरह से हमारी बॉडी एक प्रोपोर्शन में आ जाती है, यानी कि हर बॉडी पार्ट का एक परफेक्ट मैच लगता है। फिर यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर देन लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेंबर। तो आपने देखा होगा कि हमारी जो हाइट होती है वो लगभग किससे मिलती है, हमारे फैमिली मेंबर से मिलती है। दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। ऐसा इसलिए होता है कि हाइट जो होती है हमें हमारे पेरेंट्स के द्वारा जो जीन्स मिलते हैं ना, जो जीन्स क्या होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, जो गुणों को माता पिता से हम तक क्या पहुंचाते हैं, उनके गुणों को पहुंचाते हैं। तो हाइट भी किस पे डिपेंड करती है, जीन्स पे डिपेंड करती है, जो हमें किससे मिलता है, हमारे माता पिता से मिलते हैं। इट इज हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एडोलेसेंस में क्या करें, अच्छा अच्छा खाना खाएं, या जो हमारी फैमिली में इस स्टेज से गुजर रहे हैं उनके खाने का हम पूरा ख्याल रखें। This helps the bones, muscles and other parts of body get adequate nourishment for growth. इससे क्या मदद मिलती है, हमारी जो बोन्स होती है, हड्डियां जो होती है, मसल्स जो होती हैं और बॉडी के दूसरे पार्ट जो होते हैं उनको अच्छी नरिशमेंट यानी कि अच्छा पोषण मिलता है बढ़ने के लिए। You will find nutritional needs of adolescent discuss later in the lesson. तो क्या 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 न्यूट्रिशंस दिए जाने चाहिए किशोरों को वो हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक है चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी के शेप, बॉडी के आकार में कैसे परिवर्तन होता है। Have you noticed that boys in your class have broader shoulders and wider chest than boys in junior classes? आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में जो लड़के हैं उनके कंधे चौड़े होते हैं, उनकी छाती भी चौड़ी होती है कंपैरिजन में किसके, जो आपसे जूनियर क्लास के बॉयज होते हैं। दिस इज बिकॉज दे हैव इंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रोडन एज द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। तो ये किस कारण होता है, क्योंकि ये होता है एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जो आप एडोलेसेंस हो, अब आप कौन सी एज में चले
गए हो एडोलेसेंस, किशोरावस्था में चले गए हो। तो किशोरावस्था में पहुंचते ही क्या होता है, लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं, साथ ही उनकी जो चेस्ट होती है वो भी चौड़ी हो जाती है, फैल जाती है। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर, वेस्ट का मतलब कमर, तो लड़कियों में जो कमर के नीचे का हिस्सा होता है वो चौड़ा हो जाता है। In boys, the muscles of body grow more prominently than in girls. Thus, changes occurring in adolescent boys and girls are different. तो boys में क्या होता है, जो muscles होती हैं, body के जो muscles होते हैं, वो grow more prominently than in girls. वो ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं girls के according, ठीक है, girls की comparison में, according नहीं comparison में. Thus, changes occurring in adolescent बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट, इसलिए जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं उनमें जो किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं उनकी बॉडी में वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। लड़कों में क्या हो रहा था, उनके कंधे चौड़े हो रहे थे, साथ में उनकी जो चेस्ट है वो भी चौड़ी हो रही थी, और लड़कियों में उनके जो कमर के नीचे वाला पार्ट जो होता है वो चौड़ा हो जा रहा था। अब वॉइस, इनकी आवाज में क्या चेंज होता है, डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स, तो आपने देखा होगा कभी कभी आपकी क्लास में बच्चों की, लड़कों की जो आवाज है वो बड़ी मोटी मोटी सी आती है। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स ऑफ और द लारिंक्स बिगिंस टू ग्रो, तो जैसे ही बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, जो वॉइस बॉक्स होता है जिसको लारिंक्स भी कहते हैं वो बड़ा होने लगता है। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, और बच्चों में क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है वो लड़कों में बड़ा हो जाता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल, तो वॉइस बॉक्स को आप बाहर से भी देख सकते हैं, जैसे दिखता है ना गले में, यहाँ पे उभरा हुआ भाग जिसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। इन गर्ल्स द लारिंक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज इट इज स्मॉल, लड़कियों का जो ये लारिंक्स होता है या जो एडम्स एप्पल होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें बाहर से वो बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस वेयरएज बॉयज हैव अ डीप वॉइस, होता क्या है, लड़कियों की पतली आवाज होती है, लड़कों की काफी मोटी आवाज होती है। इन एडोलेसेंट बॉयज sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and voice becomes hoarse, कभी कभी क्या होता है, कुछ लड़कों में इस अवस्था में प्रवेश करती उनकी आवाज इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी मोटी होती है कि वो बड़ी गंदी सी लगती है सुनने में, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उनका। दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल, और ये कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक रह सकता है, उसके बाद क्या होता है, आपकी आवाज फिर से नॉर्मल हो जाती है। ये रहा एडम्स एप्पल, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है, उभरा हुआ भाग होता है ना गले में, लड़कों के ज्यादा दिखाई देता है लेकिन लड़कियों के कम दिखाई देता है। हाँ, मैनी ऑफ माई क्लासमेट हैव अ हॉर्स वॉइस, नाउ आई नो वाई, अब पूछो समझ गया कि उसकी क्लास के जो बच्चे हैं, लड़के जो हैं, उनकी आवाज बड़ी गंदी सी है, ठीक है, अब वो समझ गया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उनका जो, अब वो कौन सी एज में प्रवेश कर चुके हैं, एडोलेसेंस एज में प्रवेश कर चुके हैं, किशोर अवस्था में वो प्रवेश कर चुके हैं, और इस स्टेज में होता है कि लड़कों की आवाज बड़ी मोटी हो जाती है और लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स यानी कि ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है, तो होता है ना किशोरावस्था में आपको ज्यादा पसीना भी आता होगा और आपने देखा होगा चेहरे पे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, तो ये क्यों होता है अब हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड यानी कि ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीजेस, तो यौवनारंभ के दौरान क्या होता है, या यौवन जो किशोरावस्था होती है उसके दौरान क्या होता है, जो स्वेट ग्लैंड यानी कि पसीने वाले जो ग्लैंड होते हैं जिससे पसीना आता है, और जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। मैनी young people get acne and pimples on the face at this time because of the increased activity of these gland in the skin, तो बहुत से लोगों में क्या होता है, पिंपल्स हो जाते हैं चेहरे पे, एक्ने हो जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है, क्योंकि जो ग्लैंड्स है ना, ऑयल ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स वो बढ़ गए हैं और वो ज्यादा सिक्रेट कर रहे हैं फ्लूइड, लिक्विड या फ्लूइड हम जो भी कह सकते हैं, स्वेट सिक्रेट कर रहे हैं या फिर ऑयल हमारी बॉडी से निकलता है, ऑयल ग्लैंड्स जो सिक्रेट करती है। फॉर अ फ्यू ग्लैंड्स सच एज स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रेशन थ्रू डक्ट्स, तो इसमें कहा गया है कि कुछ ग्लैंड्स जो होते हैं
स्वेट ग्लैंड जैसे कि जो पसीने वाला ग्लैंड होता है, ऑयल ग्लैंड जो होता है, सलावरी हमारी लार ग्रंथि जो होती है वो अपना जो सिक्रेशन होता है, जो ये रस होता है वो किस में स्रावित करते हैं, एक डक्ट से स्रावित करते हैं, थैली जैसा स्ट्रक्चर उससे स्रावित करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो अपने हार्मोन कहाँ सिक्रेट करते हैं, सीधे हमारे ब्लड में। सो दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज डक्टलेस ग्लैंड, और उनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, और जिनमें डक्ट होगा वो क्या क्या है, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन की सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो कैसे विकसित होते हैं प्यूबर्टी या किशोरावस्था में। लुक अप फिगर 9.1 एंड 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन। हमने कल या पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फीमेल्स के अलग होते हैं, मेल्स के अलग होते हैं, ठीक है। उसमें दिखाया गया है एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली। तो किशोरावस्था में पहुंचते पर क्या होता है, जो नर के, मेल का मतलब नर, जो नर होता है उसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया, अच्छे से विकसित हो जाते हैं। द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म, और जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करना भी शुरू कर देता है। इन गर्ल्स द ओवरीज enlarge and eggs begin to mature. Also ovaries start releasing mature egg, और गर्ल्स में क्या होता है, जो ओवरीज हो जाती है वो बड़ी हो जाती है और साथ में वो एग भी उसमें मेच्योर हो जाते हैं, जो बहुत सारे अंडे होते हैं वो भी मेच्योर हो जाते हैं। ऑल्सो ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग मेच्योर एग्स, और साथ में ओवरीज जो होती है हमारी वो एग रिलीज करना भी शुरू कर देती है, ठीक है। तो किशोरावस्था में पहुंचने पर क्या होता है, ये सारे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो भी अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। देखिए ऑर्गन्स हमारे पास पहले से होते हैं, ठीक है। हम जब जन्म लेते हैं तब से हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं। ये जो सेक्स ऑर्गन इस चैप्टर में बात की गई कि हमारे पास जब हम जन्म लेते हैं तब से होते हैं, लेकिन ये मैच्योर कब होते हैं, जब हम एडोलेसेंस की एज में पहुंचते हैं, यानी कि किशोरावस्था की एज में जब हम पहुंचेंगे तब हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, यानी कि इस एज में क्या होता है, बच्चा मानसिक रूप से और भावात्मक रूप से भी क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, विकसित हो, उसमें मानसिक भावना का उसकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है और साथ में उसकी भावनात्मक शक्तियों का विकास होता है। Adolescence is also a period of change in a person's way of thinking. तो adolescence एक ऐसा पीरियड है जिसमें किसी व्यक्ति का जो सोचने का नजरिया या सोचने का तरीका जो होता है वो बदल जाता है। Adolescents are more independent than before and are also self-conscious. अब जो adolescents होते हैं वो पहले से ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और सेल्फ कॉन्शियस यानी कि खुद पे ध्यान उनका ज़्यादा रहता है। अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। अब वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, उन अपने दिमाग में जोर डालने लगते हैं। इनफैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। यहाँ तक कि किसी की ये जो है किसी की ज़िंदगी की वह अवस्था होती है जब उसका जो दिमाग होता है वो सबसे ज़्यादा क्या कर सकता है, याद कर सकता है, सीख सकता है। यानी कि एडोलेसेंस एक ऐसी एज है जिसमें आप या आपका बच्चा अगर एडोलेसेंस एज में है तो उसके दिमाग में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो सबसे ज़्यादा क्या कर सके, सीख सके, ठीक है। यानी कि एडोलेसेंस जो एज है वो सीखने के लिए काफ़ी अच्छी स्टेज मानी जाती है। इसमें बच्चा, उसका दिमाग इतना कॉन्सेंट्रेटेड रहता है कि वो हर चीज़ को जल्दी जल्दी याद कर लेता है और ज़्यादा टाइम तक उसके दिमाग में रहता है। Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. इनसिक्योर का मतलब होता है कि आपको ठीक ना लगना कुछ भी, ठीक है। तो कभी कभी जो बच्चे होते हैं, जो इस स्टेज के बच्चे होते हैं, किशोर जो होते हैं, वो उनकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, उनके हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, जैसे मूंछ आ जाती है ना, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी मैच्योर हो जाते हैं, तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं इन चीज़ों की, उनको अच्छा नहीं लगता है ये सब। बट इन एडोलेसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। लेकिन आपने अब पढ़ चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस एज में ऐसा होता है कि आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो आपको परेशान होने की या असुरक्षित फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीज चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये जो परिवर्तन है हमारी वृद्धि का एक क्या है, अहम हिस्सा है।
हम बड़े हो रहे हैं, इसका क्या है, ये एक अहम हिस्सा है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यू हैव लर्न, तो क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, हम इसमें लिखेंगे। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। देखो पहले तो क्या हो रहा था, सेक्स ऑर्गन कंप्लीटली मेच्योर हो रहे हैं। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण इनको हिंदी में कहते हैं। यू हैव लर्न इन चैप्टर 9, तो चैप्टर 9 में आपने क्या पढ़ा, दैट टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमने पढ़ा कि टेस्टिस और ओवरीज जो होते हैं मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेल में क्या होते हैं, टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया और स्पर्म डक्ट्स हो गए, ठीक है। टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और स्पर्म डक्ट के थ्रू वो पेनिस में जाते हैं और पेनिस के द्वारा क्या होता है, फिर वो किसी फीमेल की बॉडी में इंटर होते हैं, ठीक है। और फीमेल में क्या क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे ओवरीज हो गए और ओविडक्ट्स हैं और हमारा यूटेरस जो गर्भाशय होता है। दे प्रोड्यूस द गैमेट्स, तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल गैमेट क्या है, ओवा, एग है, और मेल गैमेट क्या हो गया, स्पर्म। तो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म एंड ओवा। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी, तो लड़कियों में क्या होता है, उनके जो स्तन होते हैं वो बढ़ना या बड़े होना शुरू हो जाते हैं जैसे ही वो इस एज में पहुंचते हैं। बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, और लड़कों के मुंह में बाल आने लगते हैं, यानी कि दाढ़ी मूछें आने लगती है। दैट इज मोस्टैची एंड बियर्ड, यानी कि दाढ़ी मूछें आ जाती है। एज दिस फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ऐसे गुण, ऐसे कैरेक्टर जो किसी मादा और नर में विभेद करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। जैसे आप लड़के और लड़कियों में आसानी से डिफरेंस बता सकते हैं ना, लड़कों के दाढ़ी मूछें होती है, लड़कियों की नहीं होती दाढ़ी मूछें, साथ में क्या होता है। और जो भी कैरेक्टर्स होते हैं जो लड़कों को लड़कियों से अलग करते हैं या उनके गुणों को, हम ऐसे कैरेक्टर्स जो क्या करते हैं, हम जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंट कर सकते हो, तो उनको कहते हैं हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, तो लड़कों की चेस्ट में क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाइस और द प्यूबिक रीजन, और साथ में क्या होता है, बोथ लड़के और लड़कियों में क्या होता है, बाल आ जाते हैं उनके आर्म्स, उनकी भुजाओं के नीचे बाल आ अंडर आर्म्स में देखा होगा आपने, है ना। एंड द रीजन अबव द थाइज और द प्यूबिक रीजन, और आपकी जांघों के आसपास भी क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं। तो ये भी क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो आपको मदद करते हैं मेल और फीमेल में, फीमेल को पहचानने में। अब आप इजीली समझ गए होंगे कि क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है बोथ बूझो एंड पहेली, विश टू नो व्हाट इनिशिएट्स चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो आप बूझो और पहेली समझिए कि ये चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से हम क्या करते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स या मेल और फीमेल में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये चेंजेस आखिर आते क्यों हैं। द चेंजेस विच अकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स, तो इस अवस्था में जो भी चेंजेस होते हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, हॉर्मोन्स के द्वारा। हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। दीज आर सिक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम, तो ये कहाँ से सिक्रेट किए जाते हैं, जो हमारा जो अंतःस्रावी तंत्र होता है उससे इनका श्रावण होता है। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू रिलीज्ड बाय द टेस्टस एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, तो मेल हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है उसको, जो पुरुषों में स्रावित होता है, जो लड़कों में स्रावित होता है, और ये किसके द्वारा रिलीज होता है, टेस्टिस के द्वारा, जब कोई लड़का जो है वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है। दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज अबाउट विच यू हैव लर्नड, तो यही हार्मोन उत्तरदायी होता है जो भी चेंजेस लड़कों में होते हैं, जैसे उनकी दाढ़ी मूछ आ जाती है और थाइस के आसपास या फिर अंडर आर्म्स के नीचे बाल आ जाते हैं और उनकी आवाज़ मोटी हो जाती है। तो ये चेंजेस किसके कारण होते हैं, टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, आपके मुंह में बाल आते हैं यानी कि दाढ़ी मूछें। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन।
तो जैसे ही क्या होता है, गर्ल्स इस अवस्था में पहुंचती है, किशोरावस्था में पहुंचती है, उनकी जो ओवरीज होती है वो फीमेल हार्मोन स्रावन करने लगती है, जिसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं। गर्ल्स में कौन सा हार्मोन आ रहा है, एस्ट्रोजन, और बॉयज में टेस्टोस्टेरोन, विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप, जिसके कारण क्या होता है, आपके जो स्तन होते हैं, जो ब्रेस्ट होते हैं, वो विकसित होना, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, और आपके स्तन के अंदर जो दुग्ध ग्रंथियां होती है जिनसे दूध निकलता है, वो भी डेवलप, उनका भी विकास शुरू हो जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ the production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland। तो इन हार्मोन, ये जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो है, वो किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जो हमारे ब्रेन में होती है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वही ऑर्डर करती है कि ये वाला हार्मोन सिक्रेट हो, ये वाला हार्मोन सिक्रेट हो, इस कारण हम इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो बॉयज में कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, और गर्ल्स में एस्ट्रोजन। तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं। लड़कों में कौन सा हार्मोन आता है, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स में यानी कि गर्ल्स में एस्ट्रोजन। ठीक है, और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, ओवरी, वो कहाँ से सिक्रेट होता है, ओवरी सिक्रेट करती है, और इसके सिक्रेट होते ही हमारी जो ब्रेस्ट होती है गर्ल्स की, वो क्या हो जाती है, उनमें डेवलपमेंट, उनका वो ग्रो करने लगती है, यानी कि वो बढ़ने लगती हैं, और साथ में क्या होता है, जो मेमरी ग्लैंड्स है, जो दुग्ध ग्रंथियां होती है, वो भी विकसित होने लगती है। और ये दोनों हार्मोन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट है रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। हार्मोन का क्या रोल है कोई भी रिप्रोडक्टिव या प्रजनन कार्य के लिए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो हार्मोन्स को डायरेक्टली कहाँ रिलीज करती है, हमारे ब्लड में, किसी थैले या डक्ट में रिलीज नहीं करके कहाँ करती है, डायरेक्टली हमारे खून में रिलीज करती है, और फिर वो कहाँ पहुंच जाती है, जहां पर उन्हें पहुंचना होता है, यानी कि टारगेट साइट पर। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू दी हार्मोन्स, और जो टारगेट साइट होता है वो हार्मोन के प्रति रिस्पॉन्स करता है, कोई अनुक्रिया करता है। There are many endocrine gland और ductless gland in the body। तो बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में, जो अपना जो हार्मोन है वो किसी डक्ट में, किसी थैले में स्रावित नहीं करती, डायरेक्टली कहाँ करती है, हमारी बॉडी में स्रावित करती है। द टेस्टिस एंड ओवरीज सिक्रेट सेक्स हार्मोन। तो टेस्टिस जो मेल में होता है और ओवरीज जो फीमेल में होती है, अंडाशय, वो क्या करती है, हार्मोन, सेक्स हार्मोन का स्रावन करती है। You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual character। और अभी अभी हमने पढ़ा कि ये जो हार्मोन होते हैं, जो फीमेल हार्मोन होगा यानी कि एस्ट्रोजन, और जो मेल हार्मोन होगा टेस्टोस्टेरोन, वो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, जो लड़के और लड़कियों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं उनके लिए उत्तरदायी होते हैं। फर्दर द सेक्स हार्मोन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो सेक्स हार्मोन होते हैं जैसे एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। द पिट्यूटरी सिक्रेट्स मैनी हार्मोन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारी, बहुत सारे हार्मोन्स ये स्रावित करती है, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फ्रॉम इन द टेस्टिस। जिनमें से एक हार्मोन क्या करता है, जो ओवरीज में ओवा निकलता है, एग निकलता है ओवरीज से, उनको मैच्योर करता है, और दूसरा क्या करता है, स्पर्म जो निकलते हैं टेस्टिस से, उनको मैच्योर करता है। ठीक है, मैच्योर का मतलब हो परिपक्व होना। Hormones from pituitary stimulates testes and ovaries to release testosterone and estrogen। तो हार्मोन जो भी होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलते हैं, वो ओवरी से और टेस्टिस को स्टिमुलेट करती है, यानी कि प्रेरित करती है कि वो क्या निकाले, वो कौन सा हार्मोन स्रावित करे, टेस्टोस्टेरोन जो मेल में निकलेगा और एस्ट्रोजन जो फीमेल में निकलेगा। अब फिर क्या होता है, रिलीज्ड इन ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी। और फिर ये जो हार्मोन होते हैं डायरेक्टली कहाँ, हमारे ब्लड में आ जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां इनको पहुंचना होता है। स्टिमुलेट चेंजेस इन बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और फिर ये हार्मोन क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा एडोलेसेंस की एज में पहुंचता है, यानी कि किशोरावस्था में पहुंचता है, ये हार्मोन बहुत सारी चेंजेस हमारी बॉडी में लेकर आता है। ठीक है, यानी कि
हमारी बॉडी में जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं जब हम एडोलेसेंस स्टेज में पहुंच रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं? वो हो रहे हैं हार्मोन्स के कारण। ठीक है, पहेली एंड बूझो हैव नाउ अंडरस्टूड दैट प्यूबर्टी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड व्हेन वन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। अब पहेली और बूझो समझ गए हैं कि यौनारंभ क्या है। यौनारंभ प्रजनन करने की अवस्था का आरंभ है, यानी कि प्रजनन काल का आरंभ है। और इस एज में पहुंचते ही बच्चा क्या हो जाता है? प्रजनन करने के योग्य हो जाता है और वो अब बच्चा नहीं रहता, अब वो बड़ा हो रहा है। बट दे वॉन्ट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगिन कंटिन्यूज और एंड सम टाइम। लेकिन वो जानना चाहते हैं कि ये जो प्रजनन की करने का जो काल होता है वो क्या हमेशा चलता रहता है मरने तक एक बार स्टार्ट होके, या फिर कोई ऐसी एज होती है जहां पर आके ये रुक जाता है। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है कि या कहाँ से कहाँ तक होती है ह्यूमंस में। Adolescent becomes capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes। तो एडोलेसेंस जो होती है, एडोलेसेंट यानी कि जो किशोर जो होते हैं वो कब प्रजनन करने के योग्य हो जाते हैं? जब उनके टेस्टिस या फिर ओवरीज हम कह सकते हैं, यानी कि सेक्स ऑर्गन जो उनके होते हैं वो गैमीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमीट लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल देन फीमेल। इसमें कहा जा रहा है कि जो मेल होता है ना वो ज्यादा एज तक क्या कर सकता है? रिप्रोड्यूस कर सकता है। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबरिटी, यानी कि 10 से 12 ईयर्स के बीच, एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। इससे बताया जा रहा है कि जो फीमेल्स होती है, जो माताएं होती है, जो औरतें होती है, उनमें क्या होता है? जो रिप्रोडक्टिव फेज है ना, जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है वो 10 या 12 साल से शुरू होता है और कब तक चलता है? वो 45 से 50 साल तक चलता है। द ओवा बिगिन टू मैच्योर। The ova begin to mature with the onset of puberty। तो जैसे ही किशोरावस्था यानी कि यौनारंभ शुरू होता है तो जो ओवा होता है, जो एग होता है, वो परिपक्व होना शुरू हो जाता है। An ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 20 to 30 days। तो एग जो होता है वो मैच्योर होता है और एक एक करके क्या होता है? ओवरीज जो होती है हर महीने में एक एग रिलीज करती है और ड्यूरेशन कितना होता है? 28 से 30 दिनों के बीच में एक एग रिलीज करती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूटेरस बिकेम थिक सो एज टू रिसीव द एग। तो इस दौरान जो यूटेरस, जो गर्भाशय की दीवार होती है, वो थोड़ी मोटी हो जाती है ताकि वो अंडे को रिसीव कर सके, उसको प्राप्त कर सके। इन केस इट इज फर्टिलाइज एंड बिगिंस टू डेवलप। अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है एग तो उसके भ्रूण के विकास के लिए, या हम कह सकते हैं अंडे के विकास के लिए, जो फर्टिलाइज एग है उसके विकास के लिए जो गर्भाशय की दीवार होती है वो मोटी हो जाती है। दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, जिस कारण क्या होता है फिर? प्रेगनेंसी, यानी कि जो फीमेल्स है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, द रिलीज एग एंड द थिकन इनिंग ऑफ यूटेरस अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। फिर क्या होता है? जो एग रिलीज होता है, अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एग और जो गर्भाशय की दीवार होती है जो मोटी हो जाती है, ठीक है, तो वो जो एग होता है वो ब्लड के साथ, ब्लड के रूप में हमारे जो वेजाइना, या हम कह सकते हैं वजाइना से बाहर आ जाता है। दिस कॉज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, जिसके कारण जो वुमेन जो है उनमें क्या होती? ब्लीडिंग हो जाती है और इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। और जो मेंस्ट्रुएशन है जिसको हम रजोधर्म कहते हैं हिंदी में, ठीक है, ये कब से शुरू हो जाते हैं? ये कब शुरू होते हैं? 28 और 30 दिनों के बीच में ये होते हैं। The first menstruation flow begins at puberty and is termed menarche। और पहला जो menstruation होता है उसको क्या कहते हैं? menarche कहते हैं। जब पहला लड़की में जो पहला menstruation जब साइकिल स्टार्ट होगी तो उसको क्या कहेंगे? हम menarche कहेंगे। At 45 to 50 years of age द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। तो 45 से 50 साल में तक की अवस्था में पहुंचने तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल इज टर्म्ड मेनोपॉज। तो जब ये पीरियड्स होना बंद हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर, और पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यानी कि जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलरली हो सकते हैं।
ठीक है। इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर, और रेगुलर होने के लिए इनको कुछ टाइम लेना पड़ता है, यानी कि कुछ टाइम ये लेती हैं। पहली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमन लास्ट फ्रॉम मेनर्जी टू मेनोपॉज, इज शी राइट? पहली कहती है कि जो वुमेन है, जो औरत है, कोई भी महिला जो है, उसकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है, जो प्रजनन काल होता है, वो मिनर्जी यानी कि जब से उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं, और मेनोपॉज यानी कि जब उसके पीरियड होना बंद हो जाते हैं तब तक होती है। क्या है वो सही है? हाँ, वो सही थी। ठीक है, यानी कि वुमेन्स में जो रिप्रोडक्टिव लाइफ जो होती है कब से शुरू होती है? मिनर्जी से शुरू होती है, मेनोपॉज तक चलती है। उसके बाद वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, यानी कि अपने जैसे अपनी संतान को वो उत्पन्न नहीं कर सकती। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। द साइकिल इंक्लूड्स द menstruation of egg. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन के द्वारा कंट्रोल की जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी। द साइकिल इंक्लूड्स द मैचुरेशन ऑफ एग, और इस साइकिल में क्या होता है? एग का परिपक्व होना, उसका रिलीज होना, क्या यानी कि अंडा जो होता है ओवरी से रिलीज किया जाता है। थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल, गर्भाशय की दीवार होती है उसका मोटा होना, और प्रेगनेंसी का टूटना, ब्रेक डाउन होना, वो कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है इसमें। ठीक है। In case of egg is fertilized, it begin to divide and then gets embedded in the uterus for further development as you have learnt in chapter 9. तो ये तो बात तब की थी जब जो एग होता है वो फर्टिलाइज नहीं होता है, उसको स्पर्म नहीं मिलता है फर्टिलाइज होने के लिए। लेकिन अगर एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया स्पर्म से, फिर क्या होता है? जो एग होता है ना, वो फर्टिलाइज एग जो होता है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और कहाँ आ जाता है? वो गर्भाशय में आ जाता है, और वहां पर उसका विकास होता है, और तब तक होता है जब तक वो एक पूर्ण विकसित बच्चा नहीं बन जाता, और फिर वो मादा के शरीर से या माँ के शरीर से बाहर आ जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन, यानी कि हम कैसे किसी बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं। आप कैसे कोई कैसा बच्चा जो होता है वो लड़का होता है, कोई लड़की होती है। आई हर्ड माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कजिन हु इज गोइंग टू हैव अ बेबी। तो मैंने सुना मेरी मम्मी और मेरी चाची जो है मेरी कजिन के बारे में बात कर रहे थे जिनका बच्चा होने वाला है। They were discussing whether she would give birth to a boy or a girl. वो डिस्कस कर रहे थे उसका लड़का होगा या फिर लड़की होगी। I wonder what makes the fertilized egg develop either into a boy or a girl. पहली अब सोचती है कि जो फर्टिलाइज एग है वो कैसे लड़का बनता है और कैसे लड़की बनती है, यानी कि ऐसा क्या है जिससे जो फर्टिलाइज एग है वो लड़का या फिर लड़की बनती है। ठीक है, बॉय और गर्ल, लड़का या लड़की। Inside the fertilized egg or zygote is the instruction of determining the sex of the baby. तो fertilized egg जो होता है या जो जाइगोट हम जिसे कहते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी सूचनाएं होती है या कुछ ऐसे संदेश होते हैं, संकेत होते हैं जो किसी बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो किसमें होते हैं? किसमें प्रेजेंट होते हैं? जो धागे जैसी संरचना होती है उसमें, और इन धागे जैसी संरचना को हम क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र कहते हैं जो फर्टिलाइज एग में होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कल, जो एग है वो भी सिंगल सेल है और स्पर्म जो है वो भी सिंगल सेल है। तो जब ये फर्टिलाइज फ्यूज होते हैं तो इनके दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? क्रोमोसोम्स होंगे, और उन क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं? गुणों को, माता पिता से गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। यानी कि हमको जो भी गुण मिले हैं वो हमें हमारे माता पिता से मिले, और किसके द्वारा मिले हैं? जीन्स के द्वारा मिले हैं। ठीक है, और जीन्स किस में होते हैं? क्रोमोसोम्स में होते हैं। Recall from chapter 8 that chromosomes are present inside the nucleus of every cell. और chapter 8 में हमने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हर न्यूक्लियस जो होता है, हर सेल के जो हर सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियर ऑफ देयर सेल। तो हर जो इंसान है उसमें क्या होते हैं? 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं उनके न्यूक्लियस में।
2 क्रोमोसोम आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम। अब 23 जोड़े में से 2 क्रोमोसोम यानी कि एक जोड़ा जो होगा वो उनको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, नेम्ड एक्स एंड वाई। इसको क्या कहते हैं, एक्स और वाई कहते हैं। और फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम, तो फीमेल 2 होंगे ना जोड़े में, तो फीमेल जो होती है उसके पास दोनों ही एक्स एक्स होते हैं, और जो मेल होता है उसके पास क्या होंगे, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। द गैमीट्स यानी कि एग और स्पर्म जो होता है हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो एग में क्या होता है, एक ही जोड़ा क्रोमोसोम का होता है। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज वन एक्स क्रोमोसोम। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग जो होगा उसमें क्या होगा, जो मादा से आएगा उसमें क्या होगा, हमेशा एक्स ही तो क्रोमोसोम होगा, क्योंकि औरत के पास तो केवल एक्स एक्स ही होता है, वो एक्स ही देगी। बट स्पर्म आर ऑफ 2 काइंड, लेकिन स्पर्म 2 प्रकार के होते हैं। वन काइंड हैव एन एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर काइंड हैज अ वाई क्रोमोसोम। एक कौन सा होगा जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा, एक कौन सा होगा जिसमें वाई क्रोमोसोम होगा। सी फिगर 10.4, व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस द एग, द zygote would have 2 X chromosome and develop into a female child. If the sperm contributes a Y chromosome to the egg or ovum at the fertilization, the zygote would develop into a male child. तो क्या होता है, इसमें कहा गया है कि जब कोई एक्स क्रोमोसोम जो होगा, एक्स क्रोमोसोम वाला एग जो होगा वो किससे फ्यूज करेगा, एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फ्यूज करेगा, तो वो क्या होगा, बेबी गर्ल होगी। और जब एक्स क्रोमोसोम एग जो होगा वाला एग जो होगा वो वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फ्यूज होगा, तो वो क्या बनेगा, फिर बेबी बॉय बनेगा। यहाँ पे दिखाया गया है, देखो एग जो होता है वो उसमें दोनों क्रोमोसोम एक होते हैं, एक्स एक्स, ठीक है। तो स्पर्म हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक वाई क्रोमोसोम वाला, एक एक्स क्रोमोसोम वाला। तो जब एग जो होता है वो वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तब क्या बनता है, लड़का, एक्स वाई, ठीक है। और जब एग जो होगा एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइज होगा तो लड़की बनती है, लड़की होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों लड़का और लड़की होते हैं, ठीक है। नाउ यू नो दैट सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर, पापा के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, किसी पिता के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, द सेक्स ऑफ एन इज द सेट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी, वही किसी नवजात या बिना अभी जो जन्मा नहीं है उस बच्चे का, अनबॉर्न यानी कि जो जिसका जन्म अभी नहीं हुआ है उस बच्चे का सेक्स इनकी लिंग निर्धारण करते हैं। The belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong, and to blame her for this is totally unjustified. तो होता है ना गांव घरों में कि अगर लड़की हो जाती है तो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, दुखी सा माहौल हो जाता है, और औरतों को, उसकी माँ को कोसा जाता है कि लड़की हो गई तुम्हारे कारण। तो ऐसा नहीं होता है, वैसे तो हर बच्चा चाहे लड़की हो या लड़का हो वो भगवान की देन होती है ना, लेकिन लड़का होना या लड़की होना किस पे डिपेंड करता है, पापा की, जो फादर होते हैं उसके सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, ना कि माँ के। क्योंकि माँ के पास तो दोनों सेम होते हैं, एक्स और एक्स, और अलग अलग किसके पास होते हैं, पापा के पास एक्स और वाई। तो हमारे गांव घरों में बहुत कोसा जाता है वुमेन को, औरतों को, ठीक है, जो कि क्या है, बिल्कुल ही अमान्य व्यवहार है। नेक्स्ट है हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। हमने सेक्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब हम दूसरे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। लुक एट फिगर 10.3। देखो 10.3 आगे फिगर दिया गया है। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टिस। तो हार्मोन जो है, जो पिट्यूटरी के द्वारा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारी मास्टर ग्लैंड, वो क्या करती है, वो कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है जो स्टिमुलेट टेस्टिस, टेस्टिस को प्रेरित करती है कि वो क्या करें, वो दूसरे हार्मोन स्रावित करे। टेस्टिस और ओवरी को प्रेरित करती है कि वो दूसरे हार्मोन स्रावित करे। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। हमने पढ़ा कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो किसी डक्ट में अपना सिक्रेशन श्रावित नहीं करता। इट इज अटैच्ड टू द ब्रेन, और ये कहाँ पे होता है, हमारे ब्रेन में, यहाँ पे दिखाया गया है। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के अलावा द टेस्टिस एंड ओवरीज, there are other endocrine gland in the body such as thyroid, pancreas and adrenal। तो पिट्यूटरी के अलावा हमारे शरीर में और भी ग्रंथियां होती है, जैसे थायराइड ग्रंथि है, पेनक्रियाज हो गया, और एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है हमारा, ये रहा गले में, और ये रहा एड्रिनल ग्लैंड, और यहाँ पे है
ये टेस्टिस है और यहाँ पे दिखाई गई है पोजिशन ऑफ ओवरी इन द फीमेल। पोजिशन यहाँ पे होती ओवरी, 2 ओवरीज होती यहाँ पे, ठीक है। Bucho and Paheli had once visited their aunt, who was a doctor, and remembered that a boy named Kaka had a very big bulging throat. तो पहेली और बूझे एक बार कहाँ गए, अपनी आंट के घर में गए, आंट के वहाँ गए जो कि एक डॉक्टर थी, और उन्होंने देखा था कि उनके वहाँ एक बच्चा आया था, लड़का आया था जिसका नाम काका था, जिसके गले में एक बड़ा सा उभार आया था, बाहर को उसका गला आया था। देयर आंट हैड टोल्ड देम दैट काका वाज सफरिंग फ्रॉम गोइटर, डिजीज ऑफ अ थायराइड ग्लैंड। तो उनकी आंट ने उन्हें बताया था कि जो काका है उसको कौन सी बीमारी है, गोइटर बीमारी है, जो किसके कारण होती है, थायराइड ग्लैंड के कारण होती है। काका's थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरॉक्सिन, क्योंकि काका का जो थायराइड ग्लैंड था जो हमारे गले में होता है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन उसने प्रोड्यूस करना चाहिए था, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, जिस कारण उसके जो गले में बड़ा सा उभार आ गया था, जिसको गोइटर कहते हैं। उसकी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो फूल गई थी। Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes, और उनकी आंट ने उन्हें ये भी बताया कि उनके जो अंकल है उनको डायबिटीज यानी कि मधुमेह हो गया है, बिकॉज हिज पेनक्रियाज was not producing the hormone insulin in sufficient quantities, क्योंकि उनका जो पेनक्रियाज है वो क्या कर रहा है, वो इंसुलिन जो हार्मोन प्रोड्यूस उसने करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है, जिस कारण उनके जो अंकल है उनको डायबिटीज हो गया है। बूझो एंड पहेली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड which are also shown in the chart hung on the wall of her clinic। और बूझो और पहेली ने क्या किया, अपनी आंट से पूछा कि एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पूछा, जो उन्होंने चार्ट पे देखा उनकी क्लिनिक पे लगा हुआ। The aunt told them that adrenal glands secrete hormone which maintain the correct salt balance in the blood। तो बूझो और उनकी पहेली की आंटी ने बताया कि एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो ऐसा हार्मोन स्रावित करती है जो हमारे रक्त में, हमारे खून में नमक की मात्रा को बैलेंस करती है, सॉल्ट की मात्रा को बैलेंस करती है। एड्रिनल ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रेनालिन, और एड्रिनल्स जो होते हैं एड्रेनालिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। इट हैज द बॉडी टू एडजस्ट द टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्बैरेस्ड और वरीड। और एड्रिनल हार्मोन क्या करता है, बॉडी को एडजस्ट करने में मदद करता है जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा होता है या उसको शर्म आती है या फिर वो परेशान होता है, ठीक है। Thyroid and adrenals secrete their hormones when they receive orders from the pituitary for its hormone। तो थायराइड और एड्रिनल जो होते हैं तभी अपना हार्मोन स्रावित करते हैं जब उनको पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड होती है, वो ऑर्डर देती है। पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ग्रोथ हार्मोन यानी कि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है, जो किसी व्यक्ति की नॉर्मल ग्रोथ, सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। Are there hormones in other animals also? Have they any role to play in reproduction? फिर पूछ रहे हैं कि क्या दूसरे एनिमल्स में भी हॉर्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। तो यहाँ पे पूछा था ना बूझो ने कि क्या दूसरे एनिमल्स में भी हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं, तो उनका क्या रोल होता है। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरे एनिमल्स में हॉर्मोन्स का क्या रोल होता है, जैसे इंसेक्ट हो गए या फ्रॉग्स हो गए। You have already learned about the life history of the silk moth and the frog। आपने सिल्क मॉथ और फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री, उनका जीवन काल पढ़ा होगा। The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth। जो कैटरपिलर होता है, जो मॉथ कीड़े का बच्चा होता है, सिल्क मॉथ का कीड़े का बच्चा, ठीक है, वो बहुत सारी स्टेजेस से गुजरता है और फिर वो अडल्ट मॉथ बनता है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, क्लास 7 से रिकॉल कीजिए। सिमिलरली द टेडपोल पासेस थ्रू सर्टेन चेंजेस टू बिकम अ फ्रॉग। वैसे ही जो टेडपोल होता है, मेंढक का जो लार्वा होता है, ठीक है, वो भी बहुत सारे उसमें स्टेजेस से गुजरता है और फिर वो फाइनली क्या बनता है, एक मेंढक बनता है, अडल्ट फ्रॉग बनता है। दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो लार्वा से वयस्क बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। तो कीड़ों में किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, हार्मोन के द्वारा। इन फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन, और फ्रॉग्स में थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायरॉइड, जो कि थायरॉइड ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर, लेकिन थायरॉक्सिन हार्मोन
जो होता है वो थायराइड ग्लैंड उसको प्रोड्यूस करे। इसके लिए ज़रूरी है कि पानी में क्या हो, आयोडीन हो। ठीक है। If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adult. तो अगर जिस पानी में tadpoles हैं उसमें क्या है, आयोडीन की कमी है, तो tadpoles adults नहीं बन पाते हैं, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन तब स्रावित होता है जब आयोडीन प्रेजेंट होता है। आपने सुना होगा ना, आयोडीन युक्त नमक खाओ, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो ज़्यादा मात्रा में थायरोक्सिन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हम गॉइटर जो गलगंड होता है उसकी बीमारी से बच जाएंगे। If people do not have enough iodine in their diet, will they get goiter caused by lack of thyroxine? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अगर लोग जो है आयोडीन युक्त खाना उनको नहीं मिलेगा लोगों को, तो उनके भोजन में क्या हो जाएगा, अगर उनकी जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगी, जिसके कारण उनको गॉइटर बीमारी हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। The physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual's health. तो जब हम किसी को हेल्दी कब कहते हैं, जब वो मेंटली यानी कि मानसिक रूप से भी अच्छा हो और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो। टू कीप द बॉडी हेल्दी, एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट। तो किसी भी व्यक्ति को हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए होता है, बैलेंस संतुलित आहार चाहिए होता है। The person must also observe personal hygiene and undertake educate physical exercise, और साथ में जो स्वच्छता होती है वो भी उसका भी ध्यान रखना चाहिए, और एक्सरसाइज भी हमें करनी चाहिए। ड्यूरिंग adolescence, however, these become even more essential as the body is growing. तो adolescence जो एज है उसके दौरान तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप हेल्दी रहें। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट। क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या पोषण मिलने चाहिए किसी किशोर को। Adolescent has to be carefully planned. You have already learned what a balanced diet is. तो हमने ये अच्छे से पढ़ा है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। यहाँ पे है इससे पहले कि adolescence is a stage of rapid growth and development। तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे का बड़ा जल्दी जल्दी विकास और वृद्धि होती है। Hence the diet for an adolescent has to be carefully planned। इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए किसी एडोलेसेंट यानी किशोर की डाइट के लिए, या उसे कैसा भोजन दिया जाना चाहिए, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट अ बैलेंस डाइट। तो हमने पढ़ा है कि बैलेंस डाइट होता क्या है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में होते हैं। रिकॉल दैट अ बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन्स इन रिक्विसाइड प्रोपोर्शन। तो बैलेंस डाइट वो है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स वगैरह सही मात्रा में संतुलित रूप में उपस्थित होते हैं। आवर इंडियन मील जैसे कि रोटी, राइस, दाल एंड वेजिटेबल इज अ बैलेंस मील। तो हमारा जो भारतीय खाना है जैसे रोटी हो गया, राइस, चावल, दाल हो गया, पल्सेस और सब्जी जो है बैलेंस डाइट का उदाहरण है। मिल्क इज अ बैलेंस फूड इन इटसेल्फ। और दूध खुद में क्या है, बैलेंस डाइट है। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट। फल भी हमें पोषण देते हैं। फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए उनकी माँ का दूध उनको सारा पोषण देता है। आयरन ब्यूरिस blood and iron rich foods such as leafy vegetable, jaggery, meat, citrus, Indian gooseberry यानी कि आंवला are food of adolescent। तो क्या क्या दिया जाना चाहिए किशोरों को, जो आयरन में, लोहे में, जिनमें लोहा प्रचुर मात्रा में होता है, जैसे क्या हो गया, लीफी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ हो गया, मीट है, खट्टे फल और आंवला हो गया। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। तो आप डिनर और लंच में क्या खाना लेते हो आपको वो चेक करना है। इज द मील बैलेंस एंड न्यूट्रियस। क्या जो आप ले रहे हो खाने में वो बैलेंस है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। डज इट इंक्लूड सीरियल्स which give energy and milk, meat, nuts and pulses which provide proteins for growth। क्या इसमें सीरियल्स भी हैं जो हमें एनर्जी देंगे, और दूध, मीट, नट्स वगैरह भी हैं जो हमें प्रोटीन देंगे। ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर दैट गिव एनर्जी। क्या ऐसा फैट भी है और शुगर भी है जो हमें एनर्जी देते हैं। व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच आर प्रोटेक्टिव फूड। और फ्रूट और वेजिटेबल का क्या, जो क्या कहे जाते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहे जाते हैं। चिप्स एंड पैक्ड और टिन सेक्स दो वेरी टेस्टी
should never replace regular meals as they do not have adequate nutritional value। हालांकि जो चिप्स है और जो आप खाते हो पैक्ड फूड, नमकीन वगैरह जो आप खाते हो वो टेस्टी तो होता है लेकिन वो न्यूट्रिशियस नहीं होता, उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है न्यूट्रिशियस आइटम्स फॉर फूड, क्या क्या हमें खाना चाहिए। मीट हो गया, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, एग्स है, फ्रूट्स हो गए और ग्रेन है, अनाज वगैरह और दालें हैं, ये सब हमें खाने चाहिए। और किसी अडोलेसेंट यानी कि जो किशोर होते हैं उनको देने चाहिए। पर्सनल हाइजीन यानी कि जो व्यक्तिगत स्वच्छता होती है वो हम कैसे कर सकते हैं। एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस अ डे। तो एक दिन में एक बार तो हमें कम से कम नहाना ही चाहिए। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड समटाइम्स मेक द बॉडी स्मेली। तो एडोलेसेंट यानी कि जो टीनेजर्स होते हैं उनको तो नहाना ही चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं, स्वेट सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से बदबू आती है, स्मेल आती है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश एंड क्लीन एवरी डे। और उनके शरीर का हर भाग जो होता है अच्छे से साफ किया जाना चाहिए हर रोज। If cleanliness if cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infection। अगर स्वच्छता का ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो गर्ल्स को जब उनके पीरियड्स होते हैं तब स्वच्छता का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और उनको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उसका भी ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यूज सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड्स। और गर्ल्स को किसका यूज़ करना चाहिए, जो सैनिटरी नैपकिन्स आती हैं और होममेड जो पैड्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। चेंज पैड आफ्टर एवरी 4 to 5 hours एज पर द रिक्वायरमेंट। और जो सैनिटरी नैपकिन या पैड होता है उसको 4 से 5 घंटे में चेंज कर लेना चाहिए या जब भी रिक्वायरमेंट हो फिर हमें वो पैड चेंज कर लेना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज नेक्स्ट है कि जो एडोलेसेंट्स होते हैं, जो किशोर होते हैं, उनको फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। तो खुली हवा में घूमना और खेलना उससे क्या होता है, हमारी बॉडी फिट रहती है और हम स्वस्थ भी रहते हैं। ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। सभी लड़के और लड़कियों को घूमने जाना चाहिए, बाहर खुली हवा में एक्सरसाइज करनी चाहिए और बाहर गेम खेलनी चाहिए प्लेग्राउंड में। मिथ्स, टबूज, डूज एंड डोंट्स यानी कि कुछ भ्रम होते हैं जो पुरानी बातें होती है ना, ऐसे मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वही सब है इसमें। You have learned here from chapter 9 the scientific facts related to human reproduction। तो हमने इस चैप्टर में और इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़ा कि कैसे जो ह्यूमन है वो रिप्रोडक्शन करता है। There are many wrong notions which you should now be able to discard as informed adolescents। तो बहुत सारे जो भ्रांतियां हैं उनको अभी और जो रूढ़िवादी जो बातें हैं उनको अभी क्या उखाड़ने की या हमारे समाज से उनको दूर करने की ज़रूरत है। For example, there are myths and taboos regarding bodily changes that adolescent experience। जैसे जो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं ना जब हम किशोरावस्था में आते हैं, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। Some of these are given below and you can now argue why these are myths and not facts। तो हमें क्या नीचे कुछ बातें दी गई हैं जो हमें बताएंगी ये सारी क्या है, केवल भ्रांतियां हैं, ये कोई सत्य बात नहीं है। पहला है अ गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ शी लुक्स एट बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई बच्ची लड़की जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान किसी लड़के की ओर देखती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। और किसी बच्चे का जो लिंग होता है उसके निर्धारण के लिए उसकी माँ जिम्मेदार होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। हमने पढ़ा कि जो मदर होती है उसके पास सेम क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स और जो पापा होते हैं उनके पास होते हैं एक्स और वाई। तो बच्चे का जो सेक्स होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जो फादर के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और ये भी भ्रांति है हमारे समाज में कि लड़कियों को जब उनके पीरियड्स होते हैं तब किचन में काम करने नहीं दिया जाता है, तो इसको भी हमें हमारे समाज से दूर करने की ज़रूरत है। You may come across many other myths and taboos, discard them। तो आपको बहुत सारे और भ्रांतियाँ
या तथाकथित बातें मिलेंगी जिसको हमें अपने समाज से दूर करने की जरूरत है। हाँ, यहाँ पे फिर है कि adolescent pregnancy. You might be knowing that in our country the legal age for marriage is 18 years for girls and 21 years for boys. तो हमारे देश में जो शादी की उम्र है लड़कियों की कितनी है, 18 साल है, लड़कों की है 21 साल। This is because teenage mothers are not प्रिपेयर्ड मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड। ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चों की, लड़कियों की जल्दी जल्दी शादी कर देते हैं और जल्दी शादी करेंगे तो उनके बच्चे जल्दी हो जाते थे, और वो माँ जो होती है, जो टीनेज माँ जो होती है, वो प्रिपेयर नहीं होती है, ना मेंटली ना फिजिकली वो उसके लिए प्रिपेयर होती है, तैयार होती है। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम इन द मदर एंड द चाइल्ड। तो जल्दी शादी करना और जल्दी माँ बन जाना, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो बच्ची है और माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए वो दोनों खतरनाक है, जल्दी शादी होना और जल्दी बच्चे होना। इट ऑल्सो curtails employment opportunities for the young woman and may cause mental alone agony as she is not ready for responsibilities of motherhood. इसकी वजह से क्या होगा, जो वुमेन है, अगर कोई औरत काम करना चाहती है तो वो सब वो नहीं कर पाएगी और साथ में वो मानसिक रूप से भी परेशान होती है। नेक्स्ट है से नो टू ड्रग्स। जो ड्रग्स होती है उसको हमें नो कहना चाहिए, यानी कि ड्रग्स का यूज नहीं करना चाहिए। अडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो अडोलेसेंस, किशोरावस्था, एक ऐसी एज होती है जिसमें आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस होना, ये परिवर्तन होना स्वाभाविक सी बात है, इस एज में ऐसे परिवर्तन होते हैं। सो डू नॉट फील कंफ्यूज और इनसिक्योर, इसलिए आपको घबराने की या कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। If anybody suggests that you will get relief if you take some drug, just say no. अगर आपसे कोई कहे कि अगर आपको ऐसा फील होता है, इनसिक्योर, घबराते हो आप, और कोई आपसे कहे कि थोड़ा सा ड्रग्स ले लो जिससे आपको अच्छा लगेगा, तो आपको क्या कहना है, नो कहना है, अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, जब तक आपको कोई डॉक्टर जो है वो ना बोले। ड्रग्स आर एडिक्टिव, क्योंकि जो ड्रग्स होती है उनमें नशा होता है, उनमें लत होती है, वो आपको क्या कर देते हैं, उस ड्रग के आदी बना देते हैं। इफ यू टेक देम वंस, एक बार आप अगर उनको लेंगे, यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन, फिर आपको उनको बार बार लेने का मन करता है। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, वो आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। दे ruin हेल्थ एंड हैप्पीनेस, वो आपकी खुशी, आपके स्वास्थ्य, सब कुछ आपसे छीन लेती है, बर्बाद कर देती है। You must have heard about AIDS, which is caused by a dangerous virus HIV. आपने एड्स के बारे में पढ़ा होगा, जो एक वायरस, बहुत ही खतरनाक वायरस के कारण होता है। वायरस का नाम क्या है, HIV. This virus can pass on to a normal person from an infected person by sharing the syringes used by or injecting drugs. तो ये जो वायरस है किसी इन्फेक्टेड इंसान से, यानी कि जिसको एड्स है, उससे किसी नॉर्मल पर्सन में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर हम ऐसे सिरिंजेस का यूज़ करें जिसको उस इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ किया है, तो हो सकता है वो ड्रग्स यूज़ करने के लिए, ड्रग अपनी बॉडी में एंटर करने के लिए उसने वो सिरिंज यूज़ की हो। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन अडल्ट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क, और जो माँ होती है अगर उनको एड्स है तो, और वो दूध पिलाती है अपने बच्चे को, तो उनके बच्चे को भी एड्स हो सकता है। द वायरस कैन बी ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV, और ऐसे भी HIV होता है कि अगर आप किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्शुअल कॉन्टेक्ट यानी कि शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपको एड्स हो सकता है या आपको एड्स हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार इसकी हम समरी देख लेते हैं। ह्यूमंस बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन एट आफ्टर प्यूबर्टी सेट्स इन। चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 11 to 19 आर कॉल्ड एडोलेसेंट्स। तो ह्यूमन जो होता है, कोई इंसान तब ही रिप्रोडक्शन कर सकता है, तभी उसके प्रजनन अंग विकसित होते हैं जब वो किशोरावस्था में पहुंचता है। और ये एज कब से शुरू होती है, 11 से 19 वर्ष के बीच होती है। The onset of puberty brings about growth of the reproductive organ. Hair grow at the various places of body. Breast develops in girls and facial hairs, mustache and beard appear in body. Voice of boys become hoarse. तो जैसे जब किशोरावस्था शुरू होती है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं मैच्योर हो जाते हैं, आपकी बॉडी में जगह जगह पे बाल उग जाते हैं, वो लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है और मैमरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाती है, इनकी जो दुग्ध ग्रंथियाँ होती है वो विकसित हो जाती हैं। लड़कों की मूछें, दाढ़ी आना शुरू हो जाती है और लड़कों की आवाज़ भी बड़ी भारी भरकम मोटी मोटी आवाज़ हो जाती है।
और आपने देखा कि एडम्स एप्पल बढ़ जाता है, जो वॉइस बॉक्स होता है वो भी बड़ा हो जाता है। चिल्ड्रन गेन हाइट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, और बच्चों की हाइट भी जल्दी जल्दी बढ़ती है। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड मेच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। तो यौनारंभ या किशोरावस्था जो है उसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उन वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? वो कंट्रोल किए जाते हैं हार्मोन्स के द्वारा। हार्मोन्स आर सिक्रेशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच पोर देम डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होते हैं, और ये डायरेक्ट इन हार्मोन्स को ब्लड में पहुंचाते हैं, हमारे रक्त में पहुंचाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट्स हार्मोन which include growth hormone and hormones that make other glands such as testes, ovaries, thyroid and adrenal secrete hormone। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो एक हार्मोन का श्रावण करती है, और ये हार्मोन क्या करता है? दूसरे ग्लैंड्स को हार्मोन सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। पेनक्रियास, जैसे जो पेनक्रियास होता है वो क्या इंसुलिन सिक्रेट करता है, थायरोक्सिन, और एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन सिक्रेट करता है, और टेस्टिस क्या सिक्रेट करता है? टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल हार्मोन एंड एस्ट्रोजन इज द फीमेल हार्मोन। और हमने पढ़ा था कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टिस के द्वारा सिक्रेट किया जाता है और ये मेल हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन ओवरीज द्वारा सिक्रेट होता है और ये फीमेल हार्मोन होता है। और ये उत्तरदायी होते हैं किसके लिए? जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जिनके द्वारा हम आसानी से लड़के और लड़की में भेद कर सकते हैं। The uterine wall in female prepares itself to receive the developing fertilized egg। तो हमने पढ़ा था कि जो यूटेरस की वॉल होती है वो मोटी हो जाती है। क्यों मोटी होती है? अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो एग फिर उस यूटेरस में आ जाए। In case there is no fertilization, the thickened lining of the uterine wall breaks down and goes out of the body along with blood। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो वॉल, जो दीवार है गर्भाशय की, उस एग के साथ ब्लड के रूप में हमारे शरीर से बाहर आ जाती है। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड डिपेंड्स ऑन वेदर द जाइगोट हैज XX और XY क्रोमोसोम। तो किसी भी बच्चे का जो अनबॉर्न चाइल्ड होता है उसका जो लिंग होता है वो किस पे निर्भर करता है? उसके क्रोमोसोम्स पे। अगर उसके पास XX क्रोमोसोम्स हैं तो वो लड़की होगी, अगर XY क्रोमोसोम है तो वो लड़का होगा। It is important to eat balanced food and maintain personal hygiene during adolescence। तो adolescence यानी कि किशोरावस्था के दौरान ये बहुत ज़रूरी है कि आप बैलेंस फूड लें, संतुलित आहार लें और आप शारीरिक स्वच्छता का भी ध्यान रखें। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।